हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे पॉलिटी में हम देखेंगे पूरा इम्पोर्टेंट जो है जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, और एक मतलब कि कंप्लीट वीडियो होगा पार्ट आर्टिकल को लेके। आर्टिकल और ये भारत के जितने मतलब संविधान में पार्ट दिए गए हैं और जो भी अनुसूचियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, वो सभी हम देखेंगे। तो एक कंप्लीट वीडियो होगा और मेरा कोशिश है कि इस वीडियो को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इससे आपको लगभग पॉलिटी के सभी क्वेश्चन यहाँ से मिले, जो भी एग्ज़ाम आप दें। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पॉलिटी का सेगमेंट है, पार्ट 1 का आर्टिकल का है। यहाँ से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है, आर्टिकल जो है 1 से 4 के बीच में है। अनुच्छेद 1 में दिया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब भारत को यूनियन का ऑफ स्टेट कहा गया है। इसका मतलब कि भारत कोई स्टेट का फेडरेशन नहीं है बल्कि एक यूनियन है। तो इसका मतलब ये है कि भारत कोई स्टेट नहीं है बल्कि सभी स्टेट का फेडरेशन नहीं है बल्कि एक सभी स्टेटों का एक मिला जुला यूनियन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 2 में देख लेते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। संसद को शक्ति है कि नए राज्यों को यूनियन में एडमिट करे या नए स्टेट को इस्टेब्लिश करें। हम थोड़ा तेज़ी से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो ये रिवीजन पर्पज़ से वीडियो है एक तरीके से। अनुच्छेद 3 में संसद राज्य की सीमा बदल सकती है, क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है या नाम बदल सकती है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। जो भी ईयर जो डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं आप इसमें देख सकते हैं। अनुच्छेद 4 में दिया है, जब भी नया स्टेट बने या बाउंड्री बदले तो फर्स्ट शेड्यूल जो कि स्टेट और यूटी का होता है, और फोर्थ शेड्यूल जो कि राज्यसभा सीट एलोकेशन में संशोधन होगा। पार्ट सेकंड में आ जाइए। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप है, यानी नागरिकता का अनुच्छेद है, आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 में है सिटीजनशिप एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक होगा यह बताया गया है उसमें। अनुच्छेद 6 में कहा गया है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए लोगों को सिटीजनशिप देने की, नागरिकता देने की शर्तें बताया गया है। 7 में कहा गया है, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, हालांकि कुछ अपवाद को छोड़ के। अनुच्छेद 8 में विदेश में बसे इंडियन ओरिजिन के लोग और उनका ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जन्मा हो तो वो भी नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 9 में, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 10 में देखते हैं, आर्टिकल 10 में भारतीय नागरिकता को जारी रखने की इसमें गारंटी दिया गया है, बताया गया है। आर्टिकल 11 में कहा गया है, नागरिकता से संबंधित सभी मैटर जो भी है उसका संसद कानून बनाकर तय करेगी, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। मतलब जो भी कानून बनेगा वो संसद ही बनाएगी। अब आ जाते हैं पार्ट 3 में। इसमें फंडामेंटल राइट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आर्टिकल 12 में दिया है गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का परिभाषा बताया गया कि स्टेट में क्या क्या आता है। स्टेट में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडी, और जितने भी आप अथॉरिटी देखते हैं सभी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। आर्टिकल 13 में दिया गया है, कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वह वाइड होगा, यानी उसे अवैध करार दिया जाएगा। इसमें क्या है सब क्लॉज में देख लेते हैं। 13(1) में कहा गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो भी फंडामेंटल से टकराएंगे या मतलब फंडामेंटल का एक तरीके से वायलेशन करेंगे वो एक तरीके से नगण्य हो जाएंगे। 13(2) में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर फंडामेंटल के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकते, यानी कि संसद और राज्य विधानसभा।
फंडामेंटल के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना। 13(3) में लॉ की परिभाषा बताया गया है कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन इसके बारे में दिया है। 13(4) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती वाले वाद के बाद 1973 में यह बेसिक स्ट्रक्चर से सीमित हो गया, ये बताया गया है इसमें। अब आ जाते हैं 14 से 18 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी। इसको आर्टिकल 14 से 18 को कहा गया है। आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान कानून सबके लिए लागू होगा। आर्टिकल 15 में दिया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भी इसमें दिया गया है कि जैसे 15(1) में राज्य किसी नागरिक से धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान या फिर रेस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें क्या 15(2) में दिया है दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, धर्मशालाओं, अस्पतालों आदि में भेदभाव निषिद्ध किया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए प्रवेश प्रावधान बनाए गए, विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। SC, ST, OBC के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो कि रिजर्वेशन के रूप में किया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एडेड हो गया या फिर प्राइवेट हो गया, उसमें भी अनएडेड या प्राइवेट में रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसी 15 अनुच्छेद में जो है इसको अमेंडमेंट करके दिया गया था। आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के लिए सभी को समान अवसर का इसमें बताया गया है। सभी नागरिकों को रोजगार में समान अवसर, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं, जैसे धर्म, जात, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव वर्जित है। और संसद मतलब डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कर सकती है। बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन इसी से दिया गया है। प्रमोशन में SC, ST को रिजर्वेशन जो कि 77वां अमेंडमेंट 1995 में हुआ था उसके तरह लाया गया है। 16 का सब क्लॉज 4A। 4B में कैरी फॉरवर्ड रूल है कि SC, ST बैकलॉग वैकेंसी के लिए, जो कि 81 अमेंडमेंट सन 2000 में लाया गया था। 16(5) में धार्मिक संस्थाओं के जॉब में रिस्ट्रिक्शन अलाउड है, मतलब जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें जॉब देना मना है। EWS रिजर्वेशन के लिए इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था 103वां 2019 में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आर्टिकल 17 में क्या है अस्पृश्यता समाप्ति अनटचेबिलिटी एक्ट का एवोल्यूशन है, यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी एक्ट भी लागू हो गया है। आर्टिकल 18 में दिया है अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक्स। मिलिट्री और एकेडमिक जैसे PhD हो गया, फिर जो भी कर्नल, ब्रिगेडियर भी टाइटल लगाते हैं। विदेशी सरकार से टाइटल लेना मना है इसमें। सब विदेशी नागरिक भारतीय सरकार की अनुमति के बिना टाइटल नहीं ले सकते। किसी भी मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन अलाउड है, ये चीज़ बताया गया है इसमें। कुल मिला के टाइटल के बारे में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम, यानी 19 से 22 के बीच में हमें फ्रीडम क्या क्या मिला है उसके बारे में बताया गया है। 19 में हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल फ्रीडम दिए गए, जैसे 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमें कहीं पे भी बोलने और अपना बात को रखने के लिए आज़ादी दी गई। पीसफुल असेंबली, यानी विदाउट कोई मतलब शस्त्र के हम अपनी बात को पीसफुली सभा कर सकते हैं, ये बोला गया है 1B में। 1C में एसोसिएशन कर सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, कोई सोसाइटी बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। 1D में मूव फ्रीली थ्रू, मतलब पूरे भारत में आप कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। रिसाइड एंड सेटलमेंट, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी पर, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन, आप कोई भी व्यवसाय प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिजनेस ये कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, ये फ्रीडम दिया गया है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ, मतलब इस तरह का अगर कोई वो है तो वहाँ पे कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। जैसे स्पेशल जो राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशन है, तो वो इसी के लिए बारे में बताया गया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, यानी कि जब तक आपको कन्विक्शन के उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इसमें
3 क्लॉज है, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ प्रोहिबिटेड, कोई नया अपराध बनाकर आपको पुराने, मतलब जैसे आपने कोई अपराध किया, अब आपको नया अपराध बनाकर रेट्रो इफेक्ट से दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब आपका पुराना अपराध अगर नहीं है तो उसको उसके हिसाब से ये नहीं किया जाएगा। ये क्या है, डबल जियोपार्डी प्रोहिबिटेड, एक अपराध को पर 2 बार सज़ा नहीं होगी, मतलब एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्या है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन से सुरक्षा, यानी खुद कोई व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए इसमें फोर्स नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से कि प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसमें कहा गया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के अनुसार इस जीवन और स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। ये एक्सपेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब मतलब इसमें समय समय पर अपना जजमेंट दिया, जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये भी एक मतलब ये हमारा राइट, एक आर्टिकल 21 के अंदर एक वो है, ये मतलब हमें फ्रीडम मिला है। क्लीन इन्वायरमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, प्राइवेसी, ये सब मतलब एक तरीके से 21 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफ़ाइन किया है कि ये भी राइट हैं हमारे। 21 ए हमारा किससे है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे 6 से 14 साल तक का जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मौलिक अधिकार, मतलब इनको उनका फंडामेंटल राइट, इसको 86 अमेंडमेंट 2002 से इसको लाया गया था। RT एक्ट 2009 भी इसी आर्टिकल के तहत बनाया गया था। अब आइए देख लेते हैं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि जो भी अरेस्ट होगा या फिर उसको कोई किसी को डिटेंस वो किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कि फर्जी तो नहीं है, उसको मतलब प्रताड़ित होने से बचाने के लिए आर्टिकल, जैसे अरेस्ट होने पर रीज़न मतलब कोई अगर आपको ऐसे ही अरेस्ट करो तो रीज़न बताना ज़रूरी होगा, और 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बेल का अधिकार भी है इसमें। प्रिवेंशन डिटेंशन अप टू 3 मंथ, मतलब इसमें आपको प्रिवेंशन डिटेंशन मतलब इसमें आपको आपको डिटेन होने से प्रिवेंट करने के लिए कि मैक्सिमम 3 मंथ तक आप इसमें अपने आप को इससे वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट मतलब जैसे आपको डिटेन कर लिया गया तो उसके अगेंस्ट आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, मतलब कोर्ट में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे, तो इस तरह का से ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन डिटेंशन को लगभग 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। तो ये इसमें जितने सब क्लॉज थे ये हो गया। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्टिकल 23 से 24 के बीच में ये दिया गया है, जो भी हमारा मतलब शोषण के विरुद्ध ये है अधिकार हमें दिया है। जैसे 23 में दिया गया है कि जो ट्रैफिकिंग, मतलब ये हमें जो है बचाव करता है, जैसे ह्यूमन बेगारी और जो है बॉन्डेड लेबर, मतलब उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, बेगारी होता है, या फिर जो भी बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, ये सब चीज़ इससे हमको ये प्रोटेक्शन देता है। और 24 में क्या है, चाइल्ड लेबर, यानी आप बाल जो है, जैसे आप कहीं देखते हैं दुकानों पे ये सब गलत करते हैं, तो इस तरह का मतलब आपको इससे ये बचाता है। जो आदमी बच्चों से काम कराते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ये मतलब एक तरीके से टोटली अनऑथराइज है, तो ये इसमें दिया गया है। अब आ गए हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 के बीच में दिया गया है। 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानना, अभ्यास करना, प्रचार करने के ये हमें आज़ादी देता है, मतलब ये हमें इसमें बताया गया है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, वही चीज़ है कि ये भी कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप पब्लिक मतलब किसी को नुकसान बगैर पहुंचाए अपने किसी अनैतिक कार्य को करते हुए बिना, मतलब किसी को कुल मिला के हानि न हो, आप अपने धर्म का प्रचार अभ्यास कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। 26 में कहा गया कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक संस्थाओं को अपने मामले में स्वतंत्र रूप से चलाने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। 27 में नो टैक्स फॉर प्रमोशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधियों के लिए कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 में कहा गया है फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट,
मतलब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस कार्य कोई भी मतलब जो भी शैक्षिक संस्थान है वहाँ पे रिलीजियस कोई काम मतलब वो नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, ये मतलब निषेध किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और भी सब क्लॉज। अब आइए देखते हैं 29-30 में क्या है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या क्या है। अपनी भाषा लिपि संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। और राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश, मतलब जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनको प्रबंधित कर सकते हैं। और स्टेट ग्रांट का भी इनको अधिकार दिया गया है। तो ये सब 29-30 में है। अब आइए देख लेते हैं 32 से 35। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32 में दिया है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, मतलब आपका अगर यहाँ पे कुल मिला के अगर आपके जैसे अधिकारों का कोई हनन होता तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको अधिकार देता है 32 के तहत। फंडामेंटल राइट की रक्षा है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। जो भी रिट है जैसे हीबस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरी है, वो वारंटो है, इस इतने प्रकार के रिट इसमें दायर हो सकते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 33 में कहा गया है पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, मतलब मिलिट्री पैरामिलिट्री के फंडामेंटल राइट सीमित हो सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। फंडामेंटल 34 आर्टिकल 34 फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ, मार्शल लॉ की स्थिति में पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये इसके बारे में बताया गया कुल मिला के। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मतलब जो भी हमारे मौलिक अधिकार उनको लागू करने वाले कानून जैसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, ये सब जितने भी पार्लियामेंट ही बनाएगी। अब आ जाते हैं पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से 51 तक है। इसमें 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा दी गई है कि इस मतलब राज्य की परिभाषा वही है जो 12 में दी गई है कुल मिला के। जहाँ जहाँ राज्य आएगा वही है, कॉमन है सब जगह। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो क्या स्वरूप होगा, ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये देश के शासन के मूलभूत हैं, मतलब शासन चलाने के लिए मूलभूत बेसिक जो है वो एक तरह से गाइडलाइन कर देते हैं। और राज्य पर इन्हें लागू करने का दायित्व होता है। हालांकि मतलब एकदम कंपलसरी नहीं होता, राज्य इसको चाहे तो करे चाहे ना करे। 38 में क्या कहा गया है सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है। राज्य एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर आधारित होगा। राज्य असमानताओं को कम करने का भी प्रयत्न करेगा। जो भी आप योजना देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक योजना भी हैं, तो ये सब राज्य इसी अनुच्छेद से कहीं न कहीं अपने आप को प्रेरणा लेके बनाता है। 39 में कहा गया है राज्य सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन मिले। धन और साधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में न हो, मतलब कि सबके पास इक्वली रिसोर्स और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो। पुरुष और महिला को समान कार्य के समान वेतन मिले। बच्चों को स्वास्थ्य विकास मिले, यानी कि चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान दिया गया है। इसमें जो 39 बी और सी है टोटली सोशलिस्ट सिद्धांत पे आधारित है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 39 सब क्लॉज ए में दिया, सब क्लॉज ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसका प्रावधान 42वां संशोधन 1976 से किया गया है। 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन होगा, राज्य ग्राम पंचायतों का स्थापना और संगठन करेगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 से पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, जो भी बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता आदि की स्थिति में राज्य नागरिकों की सहायता, जो भी आप देखते होंगे कि कोई भी योजना के तहत कुछ मतलब सहायता किया जाता है, तो ये सब इसी अनुच्छेद से प्रेरित है कहीं न कहीं। 42 में देखते हैं न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थिति के लिए राज्य कदम उठाएगा, जैसे राज्य मातृत्व लाभ, मैटर्निटी लीव मतलब बेनिफिट जो मिलता है
हमारे जो है लेडीज़ों को, जो है माताओं बहनों को, अर्थात काम की परिस्थितियों को न्यायपूर्ण बनाएगा। जो भी काम का माहौल होगा उसको इक्वल, एक तरीके से किसी के साथ भेदभाव न हो। 43 में कहा गया है जीविका का उचित वेतन व मजदूरों का संगठन, यानी श्रमिकों को जीविका योग्य वेतन और अवकाश प्राप्त होगा। इसमें सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। 43 में कहा गया है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होगा। ये 42वां संशोधन 1976 से इसको लाया गया है, लागू किया गया है। 44वां अनुच्छेद क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी बहुत चर्चा में रहा हाल फिलहाल में, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। भारत राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा। और एग्जाम्पल है गोवा, एक ऐसा राज्य है जहाँ की यूसीसी लागू है। अनुच्छेद 45 में देखते हैं प्रारंभिक बाल शिक्षा, मूल रूप से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो कि अब 21A में चला गया। इसमें संशोधन किया गया था 86वां 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ों के हित के लिए राज्य कदम उठाएगा। जैसे राज्य SC ST और अन्य पिछड़ों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को रक्षा करेगा। जो भी आप स्कॉलरशिप या फिर जो रिजर्वेशन दिया जाता है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य का उन्नयन करना, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाएगा। मादक पेय और नशीले पदार्थों का भी निषेध करेगा ये। 48 कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य वैज्ञानिक कृषि, दुग्ध विकास और गौ हत्या के प्रतिबंध को प्रोत्साहित करेगा। 48 में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण पर जोर दिया गया है, राज्य पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करेगा। ये भी 42वां संशोधन 1976 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं की रक्षा करना, ये बताया गया अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। 51 में क्या गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और मध्यस्थता को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा। अब आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि पार्ट 4A में बताया गया है। अनुच्छेद 51 42वां संशोधन 1976 से लागू हुआ, जो कि मूल रूप से 10 थे लेकिन अभी वर्तमान में 11 हो गए हैं। अब इसमें बताया गया क्या क्या कर्तव्य हमारे हैं नागरिकों के, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के आदर करें, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जो भी हमारे पर्सनालिटी रहे हैं। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। पाँचवा में क्या है धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना अपनाएं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब अपने पर्यावरण आसपास के पर्यावरण की रक्षा करें, उत्कृष्ट कार्य में प्रयास करें और शिक्षा प्राप्त करें। जैसे 86वां संशोधन 2002 में इसको लागू किया गया था। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, यही वाला लास्ट वाला अभी मतलब बाद में जोड़ा गया था। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो कि 52 से 151 तक है। इसमें अब आ जाएगा आपका यूनियन, जो भी संघ के जो भी इसमें घटक हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कार्यपालिका है, जो पहला कार्यपालिका जो है इसका अनुच्छेद 52 से 78 तक। कार्यपालिका में आपके सबसे पहले 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि 52 में बताया गया है। 53 में कार्यपालिका के शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। आपको लोग पता है कि कोई भी जो भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं कोई कार्य किया जाता है। कोई भी संधि हुआ, कोई भी कुछ भी हुआ, मतलब उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, इसीलिए बोला गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, मतलब इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व है।
गुप्त मतदान और एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति मतलब मेथड अपनाया जाता है। 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होगा, वह पुनः भी निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचित होने की पात्रता मतलब बताया गया है कोई व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये भारत में ही है, अमेरिका में ऐसा शायद नहीं है। 58 में कहा गया है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, उसकी योग्यता कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें, जैसे राष्ट्रपति कोई लाभ के पद पे ना हो और राष्ट्रपति अधिकारी का आवास और वेतन पाने का हकदार होगा। 60 में शपथ और उसके प्रतिज्ञान कहा गया, राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग का चर्चा किया गया है। संसद दोनों सदनों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, आधार संविधान का उल्लंघन या कोई कदाचार का मामला आएगा तब। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में क्या कहा गया है, जिसे क्या किस कंडीशन में रिक्त हो सकता है, तो मृत्यु होगा या इस्तीफा दे या हटाए जाने पर 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना जरूरी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करेगा। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, तो ये पदेन सभापति होता है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है, जैसे राष्ट्रपति अनुपस्थित है, मृत्यु हो गया है, त्याग पद दे दिया, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने गए, 65 में बताया गया है। 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य में मतदान करेंगे और इसका निर्वाचन प्रणाली एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेम वही होगा जैसे राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों होंगे और राष्ट्रपति वाले में क्या थे, सिर्फ निर्वाचित थे, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव के बारे में बताया गया कि 6 माह में चुनाव आवश्यक होता है। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ बताया गया है, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन बताया गया है। संसद कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति की शक्ति को सौंप सकती है। 71 में कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट से सुलझाए जाएंगे। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर को बताया गया, राष्ट्रपति को दया, माफ़ी, दंड परिवर्तित करने और उसको अस्थायी मतलब उसको खत्म करने का अधिकार दिया गया। विशेषकर मृत्यु दंड में क्षमादान करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। हालांकि इससे मिलता जुलता राज्यपाल को दिया गया, लेकिन राज्यपाल को ये सब सुविधाएं मतलब विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, जैसे मृत्युदंड वाला नहीं दिया गया है और सब चीज़ें उसको भी दिया गया है। 73 में क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत पर विस्तृत रूप से लागू होती है, 73 में कहा गया है। 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह देना, जो भी मंत्रिपरिषद का होता है वो बिना राष्ट्रपति को सलाह दिए कोई कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद सलाह देंगे, राष्ट्रपति उस सलाह को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ये 42वां और 44वां संशोधन में इसको लागू किया गया था। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसकी पात्रता क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अनुच्छेद 77 देख लेते हैं। भारत सरकार के कार्य का संचालन, इसमें बताया गया है सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। 78 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, तो इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सूचना देना होता है,
राष्ट्रपति के मांगने पर संसद में प्रस्ताव रखना जरूरी होता है। मतलब प्रधानमंत्री का कार्य बताया गया है, क्या क्या कर्तव्य है राष्ट्रपति को। अब दूसरा अध्याय इसमें दिया है संसद। संसद का अनुच्छेद 79 से 122 तक है। इसमें 79 में बताया गया है कि संसद का रचना, यानी संसद किससे किससे मिलकर बना है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का गठन हुआ है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को बताया गया है। इसमें बताया गया राज्यसभा का अधिकतम 250 सदस्य होंगे, जिसमें 238 सदस्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से किए जाते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को बताया गया। लोकसभा का अधिकतम सदस्यता है 552 सदस्य, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन जो कि अब समाप्त हो गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। अनुच्छेद 82 के बाद जनगणना के बाद परिसीमन एंड डिलिमिटेशन करना। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद लोकसभा की सीटों का परिसीमन कर सकती है। 82 में बताया गया। अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होते हैं, तो इसको कभी भंग किया नहीं जाता है। तो इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि लोकसभा 5 साल का कार्यकाल होता है। आपातकाल में इसको बढ़ाया जाता है, लेकिन यह अस्थायी सदन होता है, स्थायी नहीं होता है। अनुच्छेद 84 में कहा गया संसद सदस्य की योग्यता क्या क्या होगी। तो योग्यता वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु। अन्य योग्यता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। 85 में कहा गया है संसद का सत्र। संसद को 6 माह से अधिक अंतराल पर नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि गैप 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसमें ये बताया गया है। 86 में, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में संदेश, जो भी अभिभाषण होता है, उसमें ये बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण वाला इसमें है, मैं थोड़ा उसमें बता दिया था। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र व नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है। तो ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 88 में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल का अधिकार। उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन कोई भी बिल पे या कोई भी मतलब उस पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, ये बताया गया है। उपसभापति राज्यसभा द्वारा चुना जा सकता है। अनुच्छेद 90 में कहा गया है राज्यसभा से उपसभापति को हटाना। बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपसभापति को हटाया जा सकता है, 90 में बताया गया है। अनुच्छेद 91 में सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में कौन होगा, तो सदस्य अस्थायी अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। मतलब कि राज्यसभा से ही कोई सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना जा सकता है। अनुच्छेद 92 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में क्या क्या शक्ति दिया गया है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। लोकसभा अपने अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष का चुनाव खुद से करेगी। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद को रिक्त होना बताया गया है। 95 में अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्यभार। 96 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का संबोधन। अनुच्छेद 97 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन बताया गया है, जो कि संसद द्वारा तय किया जाता है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है, जो कि प्रत्येक सदन का मतलब राज्यसभा का अलग सचिवालय होगा, लोकसभा का अलग। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्य की शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 100 में संसद में मतदान। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार दिया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट की भी व्यवस्था की गई है। जो भी मतदान, जैसे मत बराबर हो गया तो वहाँ पे ये लोग अपना मत दे के कास्टिंग वोट करते हैं। अनुच्छेद 101 दो सदनों की सदस्यता। कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यह अनुच्छेद 101 में बताया गया। अगर चुना जाता है तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। अनुच्छेद 102 संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में बताया गया है कि वह लाभ का पद, दिवालिया घोषित या मानसिक दिवालियापन या विदेशी नागरिकता या फिर जो भी दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया उसके आधार पर अगर कोई चीज़ पाया गया तो उसका सदस्यता अयोग्यता के बारे में बताया गया है इसमें।
अनुच्छेद 103 अयोग्यता पर निर्णय, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से निर्णय लेगा। अनुच्छेद 104 संसद सदस्य द्वारा गैर कानूनी मतदान, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति मतदान करेगा तो यह दंडनीय है, यह बताया गया है। अनुच्छेद 105 में संसद के विशेषाधिकार दिए गए हैं, संसद और उसके सदस्यों को वाक स्वतंत्रता का विशेषाधिकार मिला है। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्य के वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। अनुच्छेद 107 में विधेयक की प्रक्रिया, विधेयक संसद में ही प्रस्तुत होगा, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 109 में कहा गया है, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। राज्यसभा केवल 14 दिन के भीतर सुझाव दे सकती है, अंतिम निर्णय करना लोकसभा का होता है। इम्पॉर्टेंट है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है, इसमें कराधान, ऋण, संचित निधि और व्यय से संबंधित विधेयक आदि बताया गया है। इस पे स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है। धन विधेयक के 111 में बताया गया राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देगा या पुनः विचार के लिए हेतु लौटाएगा। धन विधेयक को हालांकि ये लौटाया नहीं जा सकता, ये मैंडेटरी होता है राष्ट्रपति के लिए। 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में बताया गया है। भारत की संचित निधि व व्यय की इसमें जानकारी दी गई है। आम बजट 1 अप्रैल से, रेल बजट का अब अलग से नहीं होता है, इसको मर्ज किया गया है आम बजट में ही। अनुच्छेद 113 अनुमान, डिमांड फॉर ग्रांट्स, केवल लोकसभा स्वीकृत करती है। जो भी ग्रांट्स को हमको वो करना है उसके लिए डिमांड किया जाता है, उसके लिए वोटिंग होता है, ये सब प्रोसेस होता है उसमें। अनुच्छेद 114 में विनियोग अधिनियम को बताया गया है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक व अतिरिक्त अनुदान, मतलब बजट के अलावा अगर कोई अनुदान चाहिए तो उसके लिए इसमें वोटिंग का प्रावधान बताया गया है। 116 में वोट ऑन अकाउंट, आकस्मिक अनुदान, अस्थायी अवधि के लिए धन खर्च के लिए अनुमति को मांगने के लिए इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 117 में फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 118 में संसद के नियम, प्रत्येक सदन अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाएगी। 119 में वित्तीय मामलों पर संसद के नियम बनाया गया है। 120 में संसद में भाषा कौन सी बोली जाएगी, तो हिंदी व अंग्रेजी बोली जाती है। बाकी ये भी प्रावधान है, सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है संसद की अनुमति से। अनुच्छेद 121 में न्यायपालिका के आचरण पर चर्चा हुई है, न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा वर्जित है सिवाय महाभियोग के। अनुच्छेद 122 संसद की कार्रवाई न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब संसद की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता। संसद की कार्रवाई न्यायालय में वैध मानी जाएगी। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 123 से 147 के बीच में देख लेते हैं। इसमें 123 इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस पावर। राष्ट्रपति संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की वैधता संसद पुनः सत्र आरंभ होने से 6 सप्ताह तक रहेगा। अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के स्वभाव समान ही प्रभावी होता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका प्रधान न्यायाधीश यानी और अन्य न्यायाधीश से मिलकर इसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है। वर्तमान में 2025 तक 34 न्यायाधीश अभी हैं सुप्रीम कोर्ट में। 125 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो कि संसद द्वारा निर्धारित होता है। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। यदि सीजेआई अनुपस्थित है, पद रिक्त है या कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक सीजेआई नियुक्त कर सकता है। 127 में एडहॉक न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। यदि कोरम पूरा न हो तो सीजेआई किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एडहॉक जज नियुक्त कर सकता है। 128 में बताया गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की अनुमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठने और निर्णय में भाग लेने हेतु तो आमंत्रित कर सकते हैं। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला इसमें वो है, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित कर सकती है। 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान यानी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, परंतु राष्ट्रपति अन्यत्र भी
इसका स्थान निश्चित कर सकता है। अभी तो दिल्ली ही है। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है कि इसमें राज्य बनाम राज्य विवाद, केंद्र बनाम राज्य विवाद व केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, इतने प्रकार के विवादों का इसमें मतलब मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 132 में बताया गया है अपील का अधिकार करने का। संविधान संबंधी मामले में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। 133 में बताया गया है दीवानी मामले में अपील किया जा सकता है। अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामले में अपील किया जा सकता है। इसमें जो गंभीर दंड जैसे मृत्यु दंड की स्थिति में अपील का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 134 में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट देने की शक्ति। उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है। अनुच्छेद 135 भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित मामले इसमें बताए गए हैं। अनुच्छेद 136 जो कि विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय पर विशेष अनुमति से अपील सुन सकता है, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार शक्ति यानी रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को पुनः यानी कि समीक्षा कर सकता है। 138 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त शक्ति यानी एडिशनल पावर। संसद सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त अधिकारिता तय कर सकती है, संसद को पावर दिया गया है। अनुच्छेद 139 में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दे सकता है, ये 139 में बताया गया। 139 में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले स्थानांतरित हो सकते हैं। 140 में सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्ति देने का प्रावधान किया गया है। 141 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कानून पूरे भारत पर बाध्यकारी होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 142 में बताया गया है कि न्याय करने की संपूर्ण शक्ति कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से ही कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित कर सकती है। उदाहरण जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस 2019 वाला था। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की राय हालांकि बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अनुच्छेद 145 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया और नियम के बारे में। 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 147 में जो भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज हैं वो बताया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं। अब आ जाते हैं 148 में जो कि CAG भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के बारे में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है। एक इंडिपेंडेंट पद है जो कि अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। सेवा शर्तें संसद द्वारा कानून से तय होती हैं इसकी CAG की। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। भारत सरकार व राज्यों के खाता का लेखा परीक्षण ये करता है CAG अधिनियम 1971 के तहत इसका मतलब शक्तियों को मतलब विस्तार किया गया है। और अनुच्छेद 150 में भारत के लेखों का रूप यानी कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं उसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति CAG से परामर्श लेकर भारत सरकार के खातों का प्रारूप तय करता है। 151 में बताया गया है CAG का रिपोर्ट। राष्ट्रपति संसद के समक्ष इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष इसकी CAG की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। अब आ जाते हैं राज्य कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 152 में बताया गया है। राज्य की परिभाषा सेम वही है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। अनुच्छेद क्योंकि जम्मू कश्मीर UT बन चुका है। अनुच्छेद 153 में राज्यों में राज्यपाल होगा ये बताया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ये बताया गया है। लेकिन एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यों में कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को होता है, इससे सेम यहाँ पे। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किया गया है, नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति कार्यकाल बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करेगा, सामान्यतः 5 वर्ष का इसका प्रावधान है। 157 में राज्यपाल के लिए अर्हताएँ, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम अर्हता आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 158 में राज्यपाल की शर्तें। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, लाभ का कोई पद नहीं, केवल वेतन इसका संसद द्वारा तय किया जाता है। राज्यपाल का शपथ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। 160 में बताया गया है राज्यपाल की शक्तियों का अपवाद राष्ट्रपति विशेष व्यवस्था कर सकता है। 161 में इसके क्षमादान शक्ति या पार्डन पावर के बारे में बताया गया है।
राज्यपाल को दंड माफी, स्थगन, परिहार और रूपांतरण की शक्ति दिया गया है, परंतु मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। 162 में राज्य कार्यपालिका की सीमा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची और समवर्तु सूची के विषयों तक ही सीमित है। अनुच्छेद 163 में बताया गया है मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अपवाद विवेकाधीन शक्तियाँ जो है राज्यपाल को दे दी है वो अपवाद के तौर पे हैं। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये बताया गया। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है, जैसे उसमें लोकसभा के प्रति था, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा। अनुच्छेद 165 में कहा गया राज्य का महाधिवक्ता होगा एडवोकेट जनरल, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 166 में बताया गया है राज्य के कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से ही समस्त कार्यों का संचालन होगा। अनुच्छेद 167 में बताया गया है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी देना होता है, मंत्रिपरिषद के निर्णय को बताना भी होता है, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 168 में राज्य की विधानमंडल के बारे में बताया गया है, जैसे कुछ राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बाकी राज्यों में एक सदनी है। 169 में विधान परिषद का गठन और उन्मूलन के बारे में बताया गया है। संसद राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर विधान परिषद का गठन और उन्मूलन कर सकती है, बताया गया है। 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। सीधे सदस्य जिसमें चुने जाते हैं, अधिकतम इसके 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60, कुछ राज्यों में अपवाद छोड़ के, क्योंकि कुछ राज्यों में 60 से भी कम है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, कुल सदस्य विधानसभा से अधिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 172 विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 173 सदस्यता है अर्हताएँ। भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा हेतु न्यूनतम 25 वर्ष, विधान परिषद हेतु न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र राज्यपाल बुलाएगा। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज़ है जैसे संसद वाले में था। 175 में राज्यपाल का संदेश देने का अधिकार। 176 में राज्यपाल का अभिभाषण का अधिकार है। 170 में राज्यपाल एडवोकेट जनरल को विधानमंडल में बोलने का अधिकार दिया है। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 182 में विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 183 में पद रिक्त होने का शर्त बताया गया है। अनुच्छेद 190 में सदस्यता का त्यागपत्र और रिक्त कैसे होता है ये बताया गया है। अनुच्छेद 191 में सदस्यता की अपात्रता यानी कि कैसे अपात्र या अयोग्य होंगे उसके बारे में बताया गया है। लाभ का पद, दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन, ये सब कंडीशन बताया गया है। अनुच्छेद 192 सदस्यता से अपात्रता पर निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श के बाद निर्णय करेगा, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 193 में विधानमंडल की सदस्यता का अनधिकृत दावा यानी दंड के बारे में उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 194 विधानमंडल के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 197 विधानसभा व परिषद के में मतभेद निपटान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर विचार करने के, जैसे राष्ट्रपति को भी कोई विधेयक है उसको भी आरक्षित करने का इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक विधेयक, राष्ट्रपति की सहमति वाले जो भी विधेयक है राज्य के वो बताया गया है। 202 में वित्तीय बजट के बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य का जो बजट होता है। 203 में राज्य का व्यय विधेयक। 208 में विधानमंडल की कार्य प्रणाली को बताया गया है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, वहाँ पे 123 में राष्ट्रपति का था, यहाँ 213 में था। संसद की तरह राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अधिकतम 6 सप्ताह तक ये प्रभावी होता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट, जो कि 214 से 231 के बारे में तक है। हाई कोर्ट के भी मतलब बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का स्थापना भी कर सकती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का मानना कंटेंट ऑफ कोर्ट वही उच्च न्यायालय का मानना करने वालों को दंडित कर सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या हमेशा इसको राष्ट्रपति तय करेगा।
अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। परामर्श किसके द्वारा किया जाता है? सीजेआई और राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु। संविधान संशोधन द्वारा इसको हालांकि बढ़ाया भी जा सकता है। शर्तें क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वकील या न्यायाधीश को पद पे रह चुका है। अनुच्छेद 218 में न्यायाधीशों के शर्तों के बारे में बताया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सेम वही शर्तें यहाँ भी लागू होती हैं। 219 में न्यायाधीशों के शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास, प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते जहाँ पर उसने कार्य किया हो, ये बताया गया है। 221 में वेतन भत्ते पेंशन जो भी न्यायाधीशों के होंगे हाई कोर्ट के, उसमें बताया संसद द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है। राष्ट्रपति सीजेआई की सलाह से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस। यदि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। अनुच्छेद 224 के बारे में बताया गया। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश। यदि कार्यभार अधिक हो तो राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है अधिकतम 2 वर्ष तक। कार्यवाहक न्यायाधीश अस्थायी रिक्ति की स्थिति में किया जाएगा उसका नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति से जो भी रिटायर्ड जज होते हैं उनको पुनः बुला सकते हैं, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ब्रिटिश काल से प्राप्त शक्तियाँ बनी रहेंगी जब तक संसद इसे बदलाव न करे। 226 में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय संविधान व मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन है तो रिट जारी कर सकता है। सेम वही रिट यहाँ भी हो सकता है। हीबस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्वो वारंटो है और सर्टियोरी है। सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक रिट क्षेत्राधिकार इसको दिया गया है हाई कोर्ट को। इस मामले में ये थोड़ा 20 पड़ जाता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट। हाई कोर्ट अपने क्षेत्र के अधीन सभी निचली अदालतों पर अधीक्षण का पावर रखता है। अनुच्छेद 228 में संवैधानिक प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट भेजना। यदि हाई कोर्ट की संविधान की व्याख्या संबंधी मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट को भी संदर्भित कर सकता है। अनुच्छेद 229 हाई कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस करता है। वेतन आदि राज्यपाल की स्वीकृति से दिया जाता है। अनुच्छेद 230 हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया। संसद किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को यूटी पर भी बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 231 साझा उच्च न्यायालय, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा का साझा हाई कोर्ट चंडीगढ़ है। अब आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण राज्यपाल व उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद करेगा। 234 में अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति राज्यपाल, लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है राज्यपाल। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास होता है। 236 में परिभाषाएं दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल सर्विस के बारे में। 237 में मजिस्ट्रेटी कार्य न्यायपालिका में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है। अब आ जाते हैं पार्ट 6 ख़त्म हो गया। पार्ट 7 जो कि ये इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब हम लोग भाग 8 में आ जाते हैं। पार्ट 8 यूनियन ऑफ टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। इसका अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 239 में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन होगा, ऐसा बताया गया। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसी प्रशासक के द्वारा इसकी मतलब नियुक्ति भी कर सकता है उसको प्रशासनिक देखभाल करने के लिए। यह प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होगा, जैसे उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक। जैसे यूटी, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी में विशेष प्रावधान प्राप्त है। ये सब पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में। अनुच्छेद 239 से पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, इसमें विशेषाधिकार दिया गया है। संसद कानून बनाकर यूटी को विशेष पुदुचेरी को दिया गया है कि एक विधानसभा होगा, मंत्रिपरिषद प्रदान कर सकती है। पुदुचेरी को 1963 में व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी दिल्ली के बारे में बताया गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसको जोड़ा गया था।
दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिससे अंतर्गत यहाँ पे एक विधानसभा होगी, एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र से पास हो, केंद्र सरकार के पास रहेंगे। 239 राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है। दिल्ली की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करती तो राष्ट्रपति के आदेश पर दिल्ली की विधानसभा को भंग किया जा सकता है और प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 239 भी प्रशासक द्वारा ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति। दिल्ली और पुदुचेरी में जो भी प्रशासक होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के इक्वल माना जाएगा। 240 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति को बताया गया है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल जैसी ही होती है। अनुच्छेद 241 में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। संसद किसी भी यूटी के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या फिर किसी मौजूदा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन लाकर उसको बढ़ा भी सकती है। 242 में इसको रिपील्ड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 9 में, जो कि पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 तक इसमें पूरा बताया गया है। यह भाग 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था 3 टियर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 में बताया गया है जो भी परिभाषाएं हैं पंचायत की, जैसे पंचायत में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की संस्था जो भी स्वयं शासित हो, ग्राम सभा, गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की आम सभा, जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत की स्तरीय संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा को अपने क्षेत्र से के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ग्राम सभा को और शक्तियाँ दे सकता है, ये इसमें बताया गया है। 243 में पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली होगी, जैसे ग्राम पंचायत होगा, मंडल या ब्लॉक पंचायत होगा, और ये तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है। 243 में इसके संरचना के बारे में बताया गया है। पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। सीटों का आरक्षण SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी। 243D में आरक्षण के बारे में बताया गया, जो भी सीट कैसे आरक्षण होगी इसके बारे में बताया गया। जैसे SC ST महिलाओं के सभी स्तरों पर आरक्षण मिलेगा। 2009 में संशोधन कर अधिनियम 110 द्वारा महिलाओं को 50% तक आरक्षण कई राज्यों में बढ़ा गया है। अभी 243C में पंचायत का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 243F सदस्यता की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, वही नियम लागू होंगे जो राज्य विधानमंडल चुनाव पर लागू होते हैं। अंतिम निर्णय राज्य चुनाव आयोग के पास होगा। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित कार्य करने का अधिकार है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जिन्हें पंचायतों को सौंपा गया है। ये इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 243H में वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं, जो भी इनको टैक्स, जैसे पंचायतों को कर, शुल्क या उपकर लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्य कानून इन्हें वित्तीय सहायता या अनुदान दिया जा सकता है राज्य कानून द्वारा। 243I में दिया गया है राज्य वित्त आयोग होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। प्रत्येक राज्य सरकार हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगी। यह आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारों का सिफारिश करता है। 243J में वित्तीय लेखा यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट, पंचायतों के खातों की जाँच करना राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित पद्धति से की जाएगी। 243K में राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने का इसके ऊपर कार्यभार होता है। एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है। अनुच्छेद 243L में पंचायत समिति के बारे में बताया गया है। उन राज्यों में पंचायत समिति का गठन करना अनिवार्य है जहाँ जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अनुच्छेद 243M में अपवाद कुछ बताया गया है, यह भाग लागू नहीं होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में आंशिक रूप से, दिल्ली में, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कुछ राज्यों में, अनुसूचित क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में यह भाग अपवाद के तौर पे लागू नहीं होगा कुछ क्षेत्रों में। 243N में संक्रमण प्रावधान बताया गया। पहले से बनी पंचायतें
इस प्रावधान के लागू होने तक बनी रहेंगी। 243 में न्यायालयों में हस्तक्षेप वर्जित। पंचायत चुनाव संबंधित मामलों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी सकती, केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। अब आ जाते हैं 9A, पार्ट 9A यानी नगर पालिका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। यह भाग 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन ने शहरी स्वशासन मतलब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसका अनुच्छेद 243P इसमें बताया गया है, परिभाषा दिया गया वही सेम जैसे उसमें पंचायत के बारे में। नगर पालिका से जुड़ी परिभाषाएं जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वार्ड समिति। 243 की नगर पालिकाओं का गठन के बारे में बताया गया है। सभी राज्यों में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं गठित होगी, जैसे नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए, नगर परिषद मध्यम आकार और नगर पंचायत जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी रूप से शहर थोड़ा सा मतलब नगरीकरण हो रहा है वहाँ पे छोटे से ग्रामीण जो है एरिया में। अनुच्छेद 243R में नगर पालिकाओं की संरचना बताया गया है। नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। 243S में वार्ड समितियां। जनसंख्या 3 लाख से अधिक वाले नगर में प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड समिति का गठन होगा। अनुच्छेद 243T में आरक्षण किया गया है। आरक्षण के बारे में बताया गया सीटों के। नगर पालिकाओं की सीटों में SC ST के और महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होगी। 243U में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। नॉर्मली 5 साल का इनका भी कार्यकाल होता है। यदि नगर पालिका पहले से भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करना अनिवार्य होता है। 243B में सदस्यता की अयोग्यता वही सेम नियम है जो पंचायत वाले में था। 243W शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। नगर पालिकाओं को अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए थे जो नगर पालिकाओं के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 243 में वित्तीय शक्तियाँ। पंचायत की तरह इनको भी नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, उपकर लगाने की शक्ति दी गई है। 243 में राज्य वित्त आयोग इनका भी होगा। हर 5 साल वित्त आयोग गठित होगा। यह आयोग नगर पालिकाओं को पंचायतों में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा तय करता है। अनुच्छेद 243J में वित्तीय लेखा परीक्षण यानी ऑडिट किया जाएगा अकाउंट का। नगर पालिकाओं खाताओं की जांच राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित पद्धति से किया जाएगा। अनुच्छेद 243ZA राज्य चुनाव आयोग। इसके बारे में भी नगर पालिका के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसके पास रहती है। एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243ZB अंतरिम व्यवस्था के टेम्पोररी प्रोविजन। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये दोनों इम्पोर्टेंट। ये एक्सेप्शन वाला देख लीजिए। यह प्रावधान गोरखालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय कुछ जनजाति जो स्पेशल एरिया है वहाँ ये चीज़ नहीं लागू होगा, जो भी अपवाद के तौर पे ये लोग हैं। अनुच्छेद 243ZG जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। प्रत्येक जिले में एक समिति बनेगी जो जिला स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करेगी। 243ZE महानगर योजना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी महानगर योजना समिति होगी। यह समिति शहरी विकास की योजनाओं का निर्माण करेगी। अनुच्छेद 243ZF संक्रमण प्रावधान ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया गया है। इसमें कोई भी नगर पालिका बनी रहेगी जब तक कोई नई प्रणाली लागू न हो। 243ZG न्यायालयों में हस्तक्षेप वर्जित, यानी कि न्यायपालिका के चुनाव में संबंधित मामलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। अब आ जाते हैं 9B सहकारी समितियां जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक बताया गया है। भाग 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया और 15 फरवरी 2012 से लागू हो गया। इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। साथ ही अनुच्छेद 19(1)C में संशोधन करके नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 243ZH परिभाषाएं दी गई हैं कौन कौन सहकारी समितियां इसमें होगी, जैसे सहकारी समिति होगी, निदेशक मंडल होगा, निदेशक होगा, कार्यकाल होगा, ऑफिस बियरर होगा, इनके बारे में बताया गया। 243ZI के बारे में सहकारी समितियों का गठन कैसे होगा। राज्य विधानमंडल को अधिकार है को सहकारी समितियों का गठन करे और उसके कार्यप्रणाली के लिए कानून बनाए। 243ZJ निदेशक मंडल और उनके कार्यकाल। निदेशक मंडल का न्यूनतम सदस्य 7 सदस्य होंगे और अधिकतम सदस्य 21 होंगे। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 243ZK का चुनाव के बारे में बताया गया है। जो भी इनके बोर्ड मेंबर उनका चुनाव कैसे होगा। निदेशक मंडल का सदस्यों का चुनाव
निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 ZL बोर्ड का सुपरसेशन यानी किसी सहकारी समिति के निदेशक मंडल को अधिकतम 6 महीने से अधिक समय तक भंग नहीं किया जा सकता है। केवल राज्य सरकार इस पास यह अधिकार है इसे भंग करने का, वो भी विशेष परिस्थितियों में। लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट ऑफ अकाउंट के भी प्रत्येक सहकारी समिति का वार्षिक लेखा परीक्षण एक प्रमाणित चार्टेड अकाउंट द्वारा कराया जाएगा। प्रत्येक सहकारी समिति का आय वार्षिक आम सभा AGM बुलाना अनिवार्य है। मतलब मीटिंग के बारे में बताया गया 243 ZN के बारे में। अनुच्छेद 243 ZO सदस्यता का अधिकार, राइट ऑफ मेंबर। प्रत्येक सदस्य को मतदान, चुनाव में खड़ा होने, बैठक लेने का भाग अधिकार प्राप्त है। 243 ZP सदस्य का कर्तव्य, सहकारी समितियों को नियमों का पालन करना है, ऋण का समय से भुगतान करना है, ये सब बताया गया। 243 ZQ में उसके फंक्शनल एस्पेक्ट मतलब क्या उसका कार्य प्रणाली है, समितियों में की कार्यशैली लोकतांत्रिक और पारदर्शी होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 ZR बहुराज्यीय राज्य सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें यदि कोई सहकारी समिति एक से अधिक राज्यों में कार्य करती है तो उसे संसद कानून बनाएगी उसके लिए। 243 ZS केंद्र और राज्य का सहयोग, सहकारी समितियों की मजबूती के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कदम उठाएंगी। अनुच्छेद 243 ZG संक्रमण प्रावधान किया गया है। इसमें जो मौजूदा सहकारी समितियां हैं एक संशोधन के अनुरूप 1 वर्ष के भीतर अपने उपनियम संशोधित करने होंगे। अब आ जाते हैं 10वें भाग में जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है। 244 से 244 एक बार तक इसमें बताया गया। 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का प्रशासन विशेष प्रावधानों के द्वारा अनुसार होगा। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन 5वीं अनुसूची जो कि 5th शेड्यूल द्वारा किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची द्वारा किया जाएगा। 244A में बताया गया असम में स्वायत्त राज्य की स्थापना। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर असम के भीतर एक ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना करे। इस स्वायत्त राज्य के लिए एक विधानसभा बनाई जा सकती है, एक मंत्रिपरिषद भी बनाई जा सकती है। यह प्रावधान विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत की जनजातीय जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतिरिक्त जानकारी जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये सब शेड्यूल एरिया में आते हैं। ट्राइबल एरिया मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5वीं अनुसूची में ये तो आपको ऊपर बताया ही, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन राज्यपाल की विशेष शक्ति होता है। 6वीं अनुसूची में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और विधायक और न्याय शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं पार्ट 11 में यानी कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें 245 से 263 के बीच में इसमें विधायी संबंध है, प्रशासकीय संबंध है। तो विधायी संबंध में क्या है, जैसे 245 में कानून बनाने की सीमा संसद पूरे भारत या उसके लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य की सीमा में लागू होने वाले कानून बना सकता है। संसद को भारत के बाहर भी विदेशों में भारत के हितों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। 246 में संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ दी गई हैं। आधार जैसे 7वीं अनुसूची में बताया गया है कौन कौन शक्ति किसको किसको मिलेगा। जैसे संघ सूची है, केवल संसद कानून बनाएगी। 97 विषय है मूल रूप से, अब इस 100+ विषय इस समय हो गए हैं। महत्वपूर्ण विषय रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। राज्य लिस्ट के केवल विधानमंडल कानून बनाएगा। 66 सब्जेक्ट मूल रूप से थे, अब 61 हो गए हैं। महत्वपूर्ण पुलिस विषय हैं पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जलापूर्ति, बाजार, स्थानीय सरकारें और जेल। अब आ जाते हैं समवर्ती सूची पे कानून। इसमें संसद राज्य दोनों कानून बनाएंगे। कुल विषय 47 मूल रूप से थे, 52 हो गए। महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वन, बिजली, श्रम कानून, आपराधिक कानून आदि। यदि राज्य और संसद दोनों भी कानून बनाएंगे और टकराव हो तो संसद वाला कानून मान्य हो जाएगा। अनुच्छेद 246 से GST का विशेष प्रावधान किया गया है जो कि 2016 में 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया है। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों GST पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट ट्रेड या भारत से बाहर आपूर्ति पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। राज्यों के बीच GST और वसूली और बंटवारे के लिए GST काउंसिल 279A के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट रेसिड्यूअरी पावर, जो कि विषय किसी भी सूची में नहीं आते उन पर संसद कानून बना सकती है। भारत में रेसिड्यूअरी पावर संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। 249 राष्ट्रीय हित में संसद का अधिकार, यदि राज्यसभा में 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव पारित हो जाए तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 राज्यों की सहमति से संसद का कानून। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है। बाद में अन्य राज्य चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर संसद की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां लागू करने के लिए केवल संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में टकराव। संसद और राज्य के कानून में टकराव हो तो संसद का कानून प्रभावी होगा। लेकिन यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है तो वह लागू रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस संसद को यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट और रेसिड्यूरी पे अधिकार है। कुछ संसद को कुछ परिस्थितियों में स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है, जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब सेकंड अध्याय देखते हैं, प्रशासनिक संबंध क्या है। 256 में राज्यों का कर्तव्य है, राज्य सुनिश्चित करेंगे कि संसद के कानून और केंद्र के आदेश लागू हों। 257 राज्य और केंद्रों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। राज्य केंद्र के कार्यों में बाधा नहीं डालेंगे, केंद्र दिशा निर्देश दे सकता है। 258 में दिया गया है, राष्ट्रपति राज्यों को संघ के कार्य को सौंप सकता है। 258 में राज्य भी अपने कार्य को केंद्र को सौंप सकता है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों और जल विवाद के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। संसद विशेष कानून बनाकर जल विवाद सुलझा सकती है। अदालतों का क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। इसका कार्य क्या है? राज्यों के बीच विवाद सुलझाना, सहयोग बढ़ाना, नीतियों का समन्वय करना। अब आ जाते हैं पार्ट 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 264 से 300 तक इसमें दिया गया। वित्त में जैसे 264 में इसमें बताया गया का जो भी पार्ट परिभाषा दी गई है। 265 में कर केवल कानून द्वारा लाया सकता है। 266 इंपॉर्टेंट है, संचित निधि और सार्वजनिक खाते। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्यों की संचित निधि इसमें है। भारत का सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीनों चीज़ इसमें है। 266 में 267 में क्या है? पात स्थित निधि है। कॉन्टीजेंसी फंड है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है। 268 में संघ द्वारा लगाया गया कर लेकिन राज्य को मिलने वाला। 269 में संघ द्वारा कर संग्रह, राज्य को वितरण। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर लगने वाले कर इसमें हैं। अब आ जाते हैं 269 है, जीएसटी के बारे में बताया। जीएसटी पर कर संग्रह और वितरण। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी केंद्र द्वारा संग्रह किया जाएगा, इंटर स्टेट का, और राज्यों और केंद्रों में बांटा जाता है। 270 में केंद्र और राज्यों में कर का वितरण। 271 में अतिरिक्त सरचार्ज के बारे में केंद्र, लेकिन इसका अधिकार केवल केंद्र के पास रहेगा। 272 अब हटा दिया गया। 273 जूट वगैरह पर विशेष राज्यों को सहायता देने के लिए है। 275 में संसद से राज्यों को सहायता, ग्रांट्स इन एड जो दिया जाता है। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित होगा। कार्य इसका है केंद्र और राज्यों में कर वितरण की सिफारिश। एक संवैधानिक संस्था है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अध्याय 2 में आ जाते हैं, बोरोइंग है कुछ, भारत की ऋण शक्ति। 293 में राज्यों की ऋण शक्ति। अध्याय 3 में संपत्ति व संविदाएं, अधिकार, दायित्ववाद। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब यह मौलिक अधिकार नहीं, पहले मौलिक अधिकार में था, इसको हटा दिया गया, बल्कि यह लीगल राइट है। किसी को संपत्ति से केवल कानून द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं पार्ट 13 में व्यापार, वाणिज्य और अंतर वाणिज्य। अनुच्छेद 301 से 307 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी। 302 में संसद के अधिकार है कि जनहित में व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 303 में संसद या राज्य विधानमंडल किसी राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में विशेष लाभ नहीं दे सकते। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद अपवाद बना सकती है कोई भी। अनुच्छेद 304 राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य से बाहरी राज्यों से आने वाले सामान पर यथोचित कर लगा सकता है। अनुच्छेद 305 में कुछ मौजूदा कानूनी और राज्यों के एकाधिकार।
ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा तेज़ी से देखते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं पार्ट 14 में, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 के। 308 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो भी इससे रिलेटेड हैं। 309 में संसद और राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि सरकारी सेवाओं और भर्ती हेतु को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती हैं। 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, केंद्र व राज्य सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा से ही पद धारण करेगा, लेकिन संविधान में कुछ अपवाद दिए गए हैं। 311 में सरकारी सेवाओं में बर्खास्तगी और पदोन्नति से संरक्षण दिया गया है। बिना जांच के किसी अधिकारी को नहीं हटाया जा सकता, उसे अपने बचाव का उचित अवसर दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया। 312 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, जैसे IAS, IPS, IFS। यह राज्यसभा की अनुमति 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पर आधारित होता है। 313 में संविधान लागू होने से पहले बनी सेवाओं की निरंतरता। 314 में कुछ विशेष प्रावधान जो कि हटा दिए गए हैं। सेकेंड अध्याय लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। 315 से 323 में बताया गया है। 315 में बताया गया है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग UPSC होगा और प्रत्येक राज्य के लिए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का ज्वाइंट PSC का भी प्रावधान किया गया है। 316 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति UPSC यानी UPSC राज्यपाल स्टेट PSC करते हैं। UPSC का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और स्टेट का राज्यपाल करेगा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है UPSC का, 62 वर्ष कार्यकाल स्टेट PSC का होता है। 317 के तहत UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 318 में UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य पद्धति राष्ट्रपति या राज्यपाल तय करते हैं। स्टेट वाले में राज्यपाल, केंद्र वाले में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 319 में इनके जो सदस्य होते हैं उनके सेवानिवृत्ति के बाद क्या होता है, UPSC के सदस्य UPSC अध्यक्ष बन सकते हैं लेकिन किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं होंगे। और राज्य के जो सदस्य होते हैं UPSC के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। 320 में इनके कार्य के बारे में बताया गया है। UPSC और स्टेट PSC के बारे में भर्ती करना, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना और सेवा शर्तों में सलाह देना। 321 में संसद और राज्य विधानमंडल अतिरिक्त कार्य लोक सेवा आयोग को सौंप सकते हैं। 322 में UPSC और स्टेट PSC का खर्च भारत के संचयी निधि कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाएगा। 323 में UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। इसमें संसद और विधानसभा में रखा जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये सब जितने आए हुए हैं, जैसे 309 में भर्ती सेवा, 310 में प्लेजर डॉक्टरिंग, 311 में सेवा से हटाए सुरक्षा, वही सब है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 315 में UPSC स्टेट PSC गठन नियुक्ति, 316 में है, 317 में हटाने के कार्य का, 320 में इनके कार्य हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं पार्ट 14 में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण जो भी हैं, जैसे आप कैट वैट हो गए, इसके बारे में बताया गया है। 323A से 323B में जैसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होते हैं, संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न जुड़ी विवादों के मामलों के निपटारों के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। इन अधिकरणों का उद्देश्य न्यायालयों पर बोझ कम करना और त्वरित न्याय देना है। इनसे संबंधित भर्ती, सेवा शर्तें, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन भत्ते, अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु विवाद शामिल होंगे इसमें। जैसे कैट का जो स्थापना किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कैट केंद्र लेवल पे होता है, सैट स्टेट लेवल पे। 323B में अदर ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है, मेन वही था। कैट का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं पार्ट 15 में, जो कि चुनाव के बारे में बताया गया है। 324 से 329 तक। 324 में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के चुनाव करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है इसमें मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सेवा शर्तें संसद द्वारा बनाई जाती है। 325 में धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर निर्वाचन सूची में भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अधिकार है। 326 में
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है, अन्यथा आयोग न हो तो। मूल रूप से 21 वर्ष थी, लेकिन पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 327 में किया गया, संसद को शक्ति है कि वह चुनाव संबंधित कानून बनाए, जैसे जन प्रतिनिधित्व नियम अधिनियम RPA रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, 50-51 दोनों है। 328 में राज्य विधानमंडल को अपने राज्य के चुनाव कराने के लिए कानून बनाने की शक्ति। 329 में चुनाव आयोग इलेक्शन पिटीशन। 329 अब निरस्त कर दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट है 324 चुनाव आयोग का अनुच्छेद, 326 वयस्क मताधिकार वाला है, 327-28 में RPA एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। चुनाव आज के 329 से निरस्त। अब आ जाते हैं भाग 16 में। विशेष उपबंध किया गया है, जो भी इस स्पेशल प्रोविज़न है या कुछ, जैसे कि कुछ क्लास के लिए 330 से 342 अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति SC और ST के सीटों का आरक्षण के लिए, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के लिए 2 एंग्लो इंडियन नामित कर सकता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। 332 में राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। 333 में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन होते थे, अब ये भी हटा दिया गया। 334 में SC ST और एंग्लो इंडियन का आरक्षण की समय सीमा प्रारंभ में 10 वर्ष तय की गई थी, लेकिन कई संशोधनों से इसे बढ़ाया गया है। वर्तमान में 2030 तक आरक्षण जारी रहेगा। 335 में SC ST की दावेदारी सिद्धांत सेवाओं नियुक्तियों में SC ST के दावों को ध्यान में रखा जाएगा। 336 में एंग्लो इंडियन के सेवाओं के प्रावधान, ये सब हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन के लिए शैक्षिक संस्थानों में विशेष सहायता 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर SC बनाया जाएगा। 89वां संविधान संशोधन 2003 में से पहले एक ही आयोग था, अब SC और ST के लिए अलग अलग आयोग हो गया। 338A में ST का है, उसमें 338 में उसका SC का है, 338A में ST का है। इसे 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा आयोग की स्थापना किया गया था। 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, जो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पहले संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था। अनुच्छेद 339 ST के लिए विशेष अधिकारियों राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण। राष्ट्रपति को शक्ति है कोई ST मामलों की जांच कराए और रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करे। 340 में बैकवर्ड क्लास आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति समय समय पर एक आयोग गठित कर सकता है। मंडल कमीशन जो 1980 में बना था, इसी प्रावधान के तहत गठित हुआ था। 341 में अनुसूचित जाति की सूची है, राष्ट्रपति द्वारा सूचित किया जा सकता है, संसद को संशोधन करने का अधिकार है। 342 में राष्ट्रीय जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति ST का सूची है, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित हो सकता है, संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। परीक्षा में यही सब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। 330, 332 SC ST के लिए लोकसभा और उसमें राज्य विधानमंडल में आरक्षण। एंग्लो इंडियन का अब हटा दिया गया है। 334 में आरक्षण सीमा 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 338 है, 338, 338B ये तीनों संवैधानिक आयोग। 341 से 42 SC ST की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना। आ जाते हैं आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है, जो कि हमारा पार्ट 17 में दिया। 343 से 351 के बीच में। 343 में कहा गया भारत की राजभाषा होगी हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। अंकों का स्वरूप 1 2 3 में होगा। प्रारंभिक 15 वर्षों तक 1950-1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 344 प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक आयोग गठित करेगा, जो भाषा से जुड़े मामलों की सिफारिश करेगा। भाषा संबंधी संसदीय समिति की भी गठन होगी। 345 में राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वो राज्य की आधिकारिक भाषा चुन सकेंगे। अनुच्छेद 346 में राज्यों और केंद्र राज्य के बीच संचार का भाषा क्या होगा बताया गया। प्रारंभ में अंग्रेजी था, फिर बाद में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भाषा हो गया है। 347 में यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसी अन्य राज्य को मान्यता चाहता है तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दिला सकता है। 348 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी विधेयक होंगे केवल अंग्रेजी में होंगे, ये इसमें बताया गया। 349 में आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होगा।
नागरिकों का अधिकार है कि वो किसी भी भाषा में शासन प्रशासन से आवेदन कर सकते हैं। 350 में बताया गया। अनुच्छेद 350A राज्यों को निर्देश है कि वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करें, विशेषकर अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए। अनुच्छेद 350B भाषा के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को और उसकी रिपोर्ट फिर संसद में रखी जाती है। 351 में केंद्र सरकार का कर्तव्य बताया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी को भारत की संयुक्त संस्कृति और की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तो ये ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग आपातकालीन बंद इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया है, जो कि पार्ट 18 में है। 352 से 360 भारत के संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय है, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। 352 देख लेते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग होता है के कारण लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर घोषणा करता है। इसकी अवधि होती है प्रारंभ में 1 वर्ष, बाद में संसद की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 माह में स्वीकृति लेकिन आवश्यक होता है। इसका प्रभाव क्या होगा? केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्ति को प्रयोग में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की स्थिति में केंद्र का प्रभाव। केंद्र सरकार को किसी भी राज्य पर नियंत्रण करने का अधिकार हो जाता है। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। 354 में क्या है? आपातकाल के दौरान वित्तीय वितरण केंद्र और राज्य के बीच में राष्ट्रपति इसमें बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद 355 में केंद्र का कर्तव्य हो जाता है क्या? राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाना, संविधान के अनुसार शासन चलाना और सुनिश्चित करना उसको। 356 में राज्य आपातकाल यानी प्रेसिडेंट रूल। यदि राज्य संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इसकी अवधि प्रारंभ में 6 माह तक होती है, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 माह में संसद का स्वीकृति लेना आवश्यक है। 357 में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को प्रयोग कर सकती है। 358 में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू होने पर अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन। 367 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, हालांकि 2021 को किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। 360 वित्तीय आपातकाल। यदि भारत में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल लागू होगा। राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू किया जाता है। प्रभाव क्या होगा? केंद्र को वित्तीय मामलों में संपूर्ण नियंत्रण, राज्यों के बजट और कर्मचारियों के वेतन में कटौती संभव हो जाता है। अभी तक कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। 352 तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी, 358 में अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है। अब आ जाते हैं पार्ट 19 में विविध मिसलेनियस प्रोविज़न दिया गया। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में कोई भी इनके खिलाफ वो नहीं किया जा सकता, इससे इनको छूट दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल केवल महाभियोग या पदच्युत करने की प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 361 में समाचार मीडिया विधानमंडल कार्रवाई छापने की प्रतिरक्षा दिया गया है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी व्यक्ति को विधानमंडल से निष्कासित किया जा सकता है यदि वह अयोग्य पाया जाए। ये सब रियासतों के बारे में बताया गया है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 364 में कुछ विशेष सेवाएं जैसे रेल संचार केंद्र सरकार के अधीन रहेंगी, ये दिया गया है। 365 में यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता तो माना जाएगा तो वह संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रहा है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 366 में संविधान में संयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट 20 संविधान संशोधन। 368 अनुच्छेद 368 में बताया गया है भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत, कठोर, लचीले संविधान का मतलब मिश्रण एक तरीके से है, इसलिए इसमें संशोधन की विशेष प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। संसद को संविधान में संशोधन करने का विशेष अधिकार है। संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। साधारण बहुमत से संशोधन साधारण विधेयक की तरह ही पास किया जाता है। उदाहरण अनुच्छेद 11 जैसे नागरिकता हो गया,
राज्यों का नाम बदलना हो गया, सीटों की संख्या में परिवर्तन करना, ये सब साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। विशेष बहुमत की ज़रूरत कब होती है? जब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत भी चाहिए तथा कुल सदस्य के संख्या के बहुमत से भी पारित होना चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे मौलिक अधिकार में अगर बदलाव करना है या डीपीएसपी में बदलाव करना है तो इसमें ये वाला विशेष बहुमत से संशोधन करना जरूरी होगा, तभी मान्य होगा। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की मंजूरी किसमें होती है? कुछ विषय जैसे जिन पे संशोधन के लिए संसद के अलावा आधे राज्यों के विधायिका की भी स्वीकृति लेना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, संसद और विधानमंडल की शक्तियों का बढ़ाना घटाना, उच्च न्यायालय की शक्तियों को स्थिति को कम करना या बढ़ाना जैसा भी हो, और संघ राज्य के जो संबंध हैं उनमें अगर कोई फेरबदल करना हो तभी इसको किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद संविधान संशोधित कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। मूल संरचना के बेसिक स्ट्रक्चर के उदाहरण: संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संहिता। ये सब जितने इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं ये सब दिया गया है। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, 42वां 76, 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां 1978। ये सब आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये यहाँ एक मैंने ऐसे इम्पोर्टेंट बता दिया है। अभी आगे इसका पूरा डिटेल में है तो हम लोग वहाँ देख लेते हैं। 21वें भाग में दिया गया है स्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392। 369 में संसद को 5 वर्षों के लिए 1950 को कोयला व कपास खाद पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, एक स्थायी प्रावधान था। 370 में नियस्त हो गया, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है। 371 से 371 जे तक विशेष राज्यों के लिए उपबंध जो भी दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। 371 में महाराष्ट्र गुजरात विकास परिषद, 371 में नागालैंड है, 371 बी असम है, 371 मणिपुर विधानमंडल में उपसमित विशेष जिम्मेदारी, 371 डी और ई में आंध्र प्रदेश तेलंगाना शिक्षा और रोजगार में समान अवसर विशेष विश्वविद्यालय, 371 में सिक्किम विशेष प्रावधान दिया गया है, 1975 में भारत का हिस्सा बना। 371 जी में मिजोरम धार्मिक सामाजिक प्रथाओं में पल अधिकार, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश कानून व्यवस्था पर राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी, गोवा 371 आई दिया गया है, विधानसभा की न्यूनतम 30 सीटें हैं। हैदराबाद का 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र कर्नाटक हो गया, विशेष विकास बोर्ड, शिक्षा और रोजगार में विशेष प्रावधान। ये सब इम्पॉर्टेंट पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। 372 स्वतंत्रता के बाद भी मौजूदा कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक उनसे बदला या हटाया नहीं जा सके। संसद को सीमा समझौती एग्रीमेंट 371 ए में है। 373 में आपातकालीन शक्तियों का स्थायी प्रयोग की अनुमति है। 374 से 378 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों लोक सेवाओं आदि की निरंतरता और कार्य करने की व्यवस्था। 379 से 391 राष्ट्रपति व संसद को विशेष शक्तियाँ ताकि संविधान लागू करते समय व्यवस्था बनी रहे। 392 राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संविधान के प्रारंभ हो यदि कोई कठिनाई हो तो कठिनाई निवारण आदेश रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जारी कर सकता है। लास्ट पार्ट 22वां में देखते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रमाणिक पाठ और निरसन। इसमें वही सब है। 393 संक्षिप्त हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। 394 प्रारंभ, यही सब है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन से रिपब्लिक डे मनाते हैं। 394 हिंदी में प्रमाणिक पाठ भी है। तो ये सब अब पूरा होता है। अब आ जाते हैं हम लोग संविधान के सभी भाग को देख लेते हैं तेज़ी से। पार्ट 1 में संघ और उसका क्षेत्र है। पार्ट 2 में नागरिकता है। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार है। पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। पार्ट 4.1 में है मौलिक कर्तव्य। पार्ट 5 में यूनियन है जो कि संघ है। पार्ट 6 में राज्य है। पार्ट 7 जो कि इसको निरसन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9A में नगर पालिका है। भाग 9B में सहकारी समिति हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति
अनुवाद और वाद के बारे में बताया गया है। भाग 13 में भारत का क्षेत्र और व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के बारे में बताया गया है। भाग 14A में अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित बारे में बताया गया है। भाग 16 में विशेष प्रावधान SC ST एंग्लो इंडियन इस सब के बारे में बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। भाग 19 में विविध स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 21 में स्थानीय संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन के बारे में बताया गया। तेज़ी से हम लोग अनुसूचियाँ भी देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और कैग आदि के वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची में इन्हीं सब के बारे में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM, TM से इसको याद रख सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में जो भी संघ राज्य और समवर्ती सूची के विषय में जो भी कानून बनेंगे उसके बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार एवं संसद द्वारा संरक्षित कानून के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 1992 में लाया गया था उसके बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची जो कि 72वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत का 29 विषय हैं और इसमें 73वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिका के लिए 18 विषय संशोधित रखे गए, संरक्षित किए गए हैं। तो ये पुरानी सूची हो गया। महत्वपूर्ण संशोधन देख लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में भूमि सुधार कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। 7वां सूची अमेंडमेंट एक्ट 1956 राज्य पुनर्गठन और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 24वां 1971 में लाया गया था। संविधान संशोधन का असीम अधिकार दे दिया गया था। 25वां 1971 में संपत्ति का अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 26वां अमेंडमेंट 1971 PV पर रियासतों को पेंशन को समाप्त कर दिया गया। 36वां 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संशोधन 1976 जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। DPSP में भी संशोधन किया गया। 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 301 में 52वां संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। 61वां संशोधन 1989 के तहत मतदान के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 69वां 1991 में दिल्ली को NCT का दर्जा दिया गया। 73वां 1992 में पंचायती राज को लाया गया। 11वीं अनुसूची के तहत 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 में नगर पालिका व्यवस्था लाया गया। 12वीं अनुसूची के तहत 86वां अमेंडमेंट 2002 में शिक्षा का अधिकार लाया गया। 21A के तहत 91 संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा का आकार संख्या को 15% से अधिक नहीं होगा, ये किया गया। 101वां 2016 में GST को लाया गया। 103वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 में EWS आरक्षण 10% को लाया गया। 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2020 में एंग्लो इंडियन संसद विधानसभा से इनकी सीटें समाप्त कर दी गई। 2020 से प्रमुख संशोधन देख लेते हैं। 104वां 2020 वाला है। ये लोकसभा राज्यसभाओं में SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन वाला समाप्त किया गया। 105वां संशोधन 2021 में राज्यों को अधिकार मिला कि वह अनुसूचित पिछड़ा वर्ग में पहचान करके केंद्र सूची से अलग सूची बना सके। 106वां 2023 संशोधन जो हुआ महिला आरक्षण अधिनियम जो लोकसभा, राज्यसभाओं, दिल्ली विधानसभाओं महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई 15 वर्ष के लिए। इस आरक्षण को लागू करने के लिए अब डिलिमिटेशन करना होगा संभवतः 2029 या बाद में। अभी संविधान से जुड़े जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो केसेस हैं उसको देख लेते हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम राज्य 1973 में लाया गया था। इसका बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पे लाया गया था। संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन
मूल स्ट्रक्चर मूल संरचना जैसे लोकतंत्र, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की आदि में बदलाव नहीं कर सकती। शंकरवी प्रसाद बनाम संघ 1951 में लाया गया था। क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? फैसला हाँ, संसद कर सकती है। बाद में इसको बदल दिया गया था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में लाया गया था। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार माना गया इसके तहत। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में लाया गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती इसके तहत। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में प्रधानमंत्री के चुनाव याचिका का मामला था। फैसला न्यायपालिका चुनाव की जांच कर सकती है। लोकतंत्र को मूल संरचना का हिस्सा बताया गया इसके तहत। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नई व्याख्या दी गई। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को न्याय संगत और उचित प्रक्रिया बताया गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में संसद की संशोधन शक्ति सीमित है, यह बताया गया। संविधान का संतुलन मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व तो बनाए रखना होगा। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में लाया गया। अनुच्छेद 356 यानी प्रेसिडेंट रूल पर महत्वपूर्ण फैसला लाया गया। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा संभव बनाया गया इसके तहत। धर्मनिरपेक्षता को मूल सिद्धांत का मूल संरचना का हिस्सा बताया गया। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी के बाद पॉस्को एक्ट 2013 बना। IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल में रखे कानून की मूल संरचना सिद्धांत के खिलाफ हो तो भी न्याय समीक्षा आयोग इसको बनाया गया। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया गया। इसी मतलब वाद के बाद इसको बनाया गया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में धारा 377 IPC होमोसेक्सुअलिटी को संवैधानिक घोषित किया गया। समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दिया गया। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला केस महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश देने का अधिकार दिया गया। अयोध्या विवाद केस 2019 में विवादित राम जन्मभूमि को न्यास को दी गई। मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन दिया गया। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 लेटेस्ट यही है। ट्रिपल तलाक को संवैधानिक घोषित किया गया। तो दोस्तों ये रहा पूरा पॉलिटी का एक कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हमने सभी एस्पेक्ट को कवर किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोगों से आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोग उठा पाएँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।